सो हेलो एवरीवन, ये है मेरी ब्यूटीफुल क्लाइंट रूबी और ये मेरे पास करवाने आए हैं एक पार्टी मेकअप लुक। और इनका जो आउटफिट था वो बहुत ही खूबसूरत था। डार्क वाइन मतलब मरूनिश शेड था और पूरा वर्क से भरा हुआ था, काफ़ी हैवी था। और इनको जो मेकअप चाहिए था वो मतलब काफ़ी ड्रामेटिक एंड इवनिंग में अच्छा लगे वैसा चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप अपने हिसाब से मुझे एकदम सुपर्ब ग्लैम और ब्यूटीफुल सा मेकअप दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इनका मेकअप स्टार्ट कर दिया। मैं CTMP कर रही हूँ और इनकी स्किन आप देख सकते हो काफ़ी टेक्सचर्ड एंड ऑयली स्किन है। पिंपल के मार्क्स भी थे और पिंपल्स भी थे। सो मैं यहाँ पर टोनर अप्लाई करने के बाद मैंने न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ऑयली स्किन के लिए न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइज़र जो है बहुत ही अच्छा रहता है और आप PSC का एक्वाप्लास्ट मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हो। सो यहाँ पर मैं उसे अच्छे से उनकी ऑल ओवर स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ, नेक एरिया को भी कवर कर रही हूँ और उसके बाद उन्हें अच्छे से मसाज देते हुए उनकी स्किन में अब्सॉर्ब करवा रही हूँ। सो मॉइस्चराइज़र के बाद हमें 20 से 30 सेकेंड का गैप रखते हुए हमें प्राइमर अप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पर रिकोड का ग्रिप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इनकी स्किन में काफ़ी अच्छी तरह से मैं ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप लगा रही हूँ। हमें एक्सेस नहीं लगाना है, जितनी स्किन पे हमें नीड है उतना ही अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे हाथ से ड्रॉपर भी छूट गया था, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इस प्राइमर को अप्लाई करके इनकी स्किन में जो है अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और प्राइमर सेट होता है तब तक हम लोग आई मेकअप की तरफ चलते हैं। आई मेकअप इन्हें काफ़ी मतलब ग्लैम चाहिए था, थोड़ा शिमरी थोड़ा ग्लिटरी, तो मतलब उन्होंने अपने हिसाब से बताया। सो अब मैं उनका आई बेस बना रही हूँ। मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया हुआ है इन दी शेड सैंड और अच्छे से मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बिना कोई क्रीज आए उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं इसे सेट करूँगी एक लूज़ पाउडर से। तो मैं लूज़ पाउडर जो यूज़ कर रही हूँ वो PSC का यूज़ करने वाली हूँ। उसे एक पाउडर पफ की मदद से लेकर आई बेस को सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड ले रही हूँ। आप देख सकते हो इनकी आइज़ हुडेड है और काफ़ी पफिनेस है बिकॉज़ काफ़ी दिनों से ये मैरिज फंक्शन में बिज़ी थे। सो मैं उस उनकी आइज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ अबाव द क्रीज। मैंने बहुत ही लाइटेस्ट ब्राउन शेड लिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसे सर्कुलर मोशन में आउटर वी की तरफ से इनर वी की तरफ लेकर जाना है। सेम मैं दूसरी आइज़ में भी वही प्रोसेस फॉलो करूँगी। एंड आप ब्राउन शेड को अपने हिसाब से ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाकर आपको जितनी इंटेंसिटी चाहिए उतनी इंटेंसिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे कभी भी एक साथ में आप ब्राउन शेड को ज़्यादा लेकर अप्लाई ना कीजिए, अदरवाइज़ जो है आपका मेकअप ब्लेंडेबल नहीं लगेगा। सो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और यहाँ पर मैंने दोनों आइज़ पे ब्राउन शेड को अच्छे से अप्लाई करके उसे ब्लेंड आउट कर दिया है। एक भी हार्श लाइन ना रहे उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो आपका मेकअप लुक है ऑल ओवर जब कंप्लीट हो जाए तो काफ़ी ब्लेंडेबल एंड बहुत ही बढ़िया लगे। सो यहाँ पर मैं एक दूसरा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इनके आउटर वी में एक डार्क मरूनी शेड लगा रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम प्रोडक्ट लिया था और उसे आउटर वी में अच्छे से आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पे मैं उसे सर्कुलर मोशन में घुमा रही हूँ और जो बच रहा है प्रोडक्ट उसे ही इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आ रही हूँ, ताकि जो इनर कॉर्नर की तरफ कलर आए वो ज़्यादा इंटेंस ना दिखे। इंटेंसिटी हमें आउटर वी की तरफ ज़्यादा रखनी है बिकॉज इनकी आइज़ छोटी है प्लस हुडेड है और पफीनेस भी है। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सेम मैं प्रोसेस दूसरी आइज़ में भी फॉलो करूँगी। आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पे रख के हमें बस उस ब्रश को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, ताकि पूरा जो कलर है वो इंटेंशनली आउटर वी पे फोकस होके वहीं पर ब्लेंडेबल लगे और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत कलर है ब्रश में उसे हमें इनर वी की तरफ लेकर आना है। तो ये बहुत ही इजी आई मेकअप है और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आपको लगे कि आपको और इंटेंसिटी बढ़ानी है तो थोड़ा और कलर लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो बचा हुआ एरिया है लिड का उसमें मैं सिल्वर शिमर अप्लाई कर रही हूँ और उसके लिए जो मैंने
पैलेट यूज़ की है वो ब्रश ब्यूटी की शो स्टॉपर पैलेट यूज़ की है। बहुत ही अच्छे उसके पिगमेंट्स हैं, मैट कहो या शिमर, दोनों ही बहुत ही बढ़िया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं फिंगर की मदद से पहले तो शिमर को अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे इसी से सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब तक मैं फिंगर से अप्लाई ना करूँ तब तक मुझे ना लगता नहीं है कि मेरा जो पिगमेंट है या शिमर है वो प्रॉपर लगा है। और उसे अच्छे से शेप देने के लिए मैं ब्रश में शिमर लेकर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं कट क्रीज टाइप की मतलब शेप बना रही हूँ। आप जिनको पता होगा, जो आई मेकअप्स करते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता देती हूँ कि फिंगर की मदद से हमने आईलिड पे जो मतलब शिमर अप्लाई किया है उसे भी एक शेप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वो शेप होता है कट क्रीज का शेप, जहाँ पर हमारी क्रीज होती है उसे हमें प्रॉपर इस तरह के शेप में कट करना होता है। लेकिन इसमें हम कट नहीं कर रहे, बस उसी शेप में हमें शिमर अप्लाई करना है। और जहाँ जहाँ मैंने शिमर अप्लाई किया है वहाँ पर मैं ग्लू लगाकर एक डायमंड पिगमेंट को अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह के फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश में आपको पिगमेंट लेना है और उसे जहाँ जहाँ हमने शिमर लगाया है वहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है। इस तरह से पिगमेंट अप्लाई कर देने के बाद, डायमंड पिगमेंट अप्लाई कर देने के बाद मैं इनको लाइनर दे रही हूँ। थोड़ी सी विंग लाइनर देने के लिए इन्होंने बोला था, उन्हें बेसिक लाइनर भी नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा हाई विंग भी नहीं चाहिए थी, बस उन्हें थोड़ी सी मतलब नॉर्मल विंग लाइनर चाहिए थी उनके आइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं उन्हें विंग लाइनर दे रही हूँ और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का स्केच लाइनर। बहुत ही बढ़िया स्केच लाइनर है और रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर सेम दूसरी आइज़ में भी मैं नॉर्मल वाली विंग लाइनर बना रही हूँ। विंग लाइनर बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप के मेकअप लुक के साथ, आई मेकअप के साथ। सो यहाँ पर मैं बहुत ही धीरज के साथ इनकी विंग लाइनर बना रही हूँ, बिकॉज़ हमारा आई मेकअप जो है बहुत ही अच्छा बना है। अगर मैंने विंग लाइनर में थोड़ी भी ऊंच नीच कर दी तो हमारा पूरा जो मेकअप लुक है वो ख़राब हो जाएगा। सो लाइनर बनाने के टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। सो लाइनर यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो मेरा डन ही होने वाला है, बस मैं उससे फिनिशिंग दे रही हूँ बिकॉज़ इनकी आइज़ पे थोड़ी बहुत क्रीज थी। सो मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे उनको लाइनर अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज़ लाइनर में अगर कोई कट दिख जाए या स्किन का फोल्डनेस आ जाता है ना तो लाइनर बहुत ही ख़राब दिखता है, मतलब इवन नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली अपनी विंग लाइनर जो है वो है कंप्लीट कर ली है दोनों आइज़ में। फिर आपको देख लेना है, अगर आप लास्ट में जब लैशेस लगाओ तो अगर आपको थोड़ा बहुत लाइनर ऊपर नीचे या ज़रा भी आपको लगे कि आपको थोड़ा टचअप देना है तो आप बाद में भी दे सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रख कर, बिकॉज लैशेस लग जाने के बाद थोड़ा सा लाइनर को टचअप देने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज लैशेस आ जाती हैं और थोड़ा बहुत डर भी रहता है कि कहीं हमारा आई मेकअप का जो लुक है वो कहीं चेंज ना हो जाए। सो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट जो है आई मेकअप डन हो चुका है। तो उसके बाद अब हम बढ़ेंगे फेस की तरफ। तो फेस पर सबसे पहले हमें कलर करेक्शन करना होता है, बिकॉज़ इनकी स्किन पे काफ़ी अनइवन टोन था। थोड़ी बहुत उन्होंने आगे के दिन काजल वगैरह अप्लाई किए थे और इनके फेस पर थोड़े एक्ने के मार्क्स भी थे। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सुप्रा का 303 ऑरेंजिश कलर करेक्टर। ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं है, थोड़ा उसमें येलो टिंट है, मतलब मीडियम है थोड़ा, बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये थोड़ा जो हमारा बेस होता है ना उसे ब्राइट भी बना देता है और सारी अनइवननेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से कवर करता है। तो मैं जहाँ जहाँ इनके फेस पर अनइवननेस है, एक्ने स्पॉट्स वगैरह हैं, वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करी हूँ। कंसीलर करेक्टर में इतना आपको ध्यान रखना है कि आप उसे ब्लेंड करो तो इस तरह से ब्लेंड करो कि उसे डैब डैब करके उसी जगह पर बिठा दो। मैं अपने हर वीडियो में ये बताती हूँ, अगर आपने इसे फाउंडेशन की तरह ज़्यादा ब्लेंड कर दिया ना तो वो अपनी जगह से हट जाएगा या फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आपका बेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना तो कुछ देर बाद शायद ऐसे चांस रहते हैं कि आपकी अनइवननेस जो स्किन थी वो आपके बेस में दिखने लग जाए। सो हमेशा करेक्टर लगाओ तो आप उसे अच्छे से अप्लाई करो, उसे वहीं जगह पर डैब डैब करके बिठा दो
और उससे न्यूट्रलाइज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करना क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं इनके स्किन टोन से 2 टोन डार्कर कंसीलर ले रही हूँ। आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग दो दो टोन डार्कर कंसीलर लेना है और जहाँ जहाँ आपने करेक्टर लगाया है वहाँ पर उसे अप्लाई कर देना है और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देना है। पूरी तरह फाउंडेशन की तरह ब्लेंड नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मैं करेक्टर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो है ELF का डीप ऑलिव, उसका शेड डीप ऑलिव है। और ये जो कंसीलर है वो मेरा फेवरेट कंसीलर है बिकॉज़ इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। ये मेरे हिसाब से तो टार्ट का ड्यूप है, जिसका ज़्यादा बजट नहीं है वो टार्ट की जगह इस कंसीलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और परफेक्टली मैं इसे अच्छी तरह से टाइम लेकर ब्लेंड आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कलर करेक्शन और उसे न्यूट्रलाइज़ भी हमने अच्छे से कर दिया। अब बारी आएगी हमारी बेस की। तो आप यहाँ तक तो पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि स्टेप बाय स्टेप कितना इजी है। बस आपको थोड़ी सी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको सब चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है, किस तरह से अप्लाई करनी है, बस यही सारा गेम है। इसके अलावा मेकअप में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शॉपरेल का फाउंडेशन। मैंने 2 शेड मिक्स करके इनका कस्टमाइज शेड बनाया है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आप वैनिटी में 3 शेड रखना चाहो शॉपरेल के तो आपको कौन से रखने चाहिए, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर आप फेयर स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, 3 नंबर आप मीडियम स्किन टोन के लिए यूज़ कर सकते हो और 6 नंबर आप डीपर स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 3 नंबर और 1 नंबर को मिलाकर इनका कस्टमाइज शेड बनाया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इनके गले पर अप्लाई करके उसे अच्छे से नेक एरिया को कवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं फेस एरिया पे बेस बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैचेस वाला फाउंडेशन आप मतलब फाउंडेशन प्रॉपर ब्लेंड नहीं करोगे और पैचेस दिखेंगे तो वो फ्लॉलेस नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर अच्छे से टाइम लीजिए बेस बनाने में, बिकॉज़ अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही सही नहीं है तो वो बिल्डिंग क्या ही सही बनेगी। सो बी केयरफुल, जब भी आप फाउंडेशन लगाओ तो उसे प्रॉपर अप्लाई करो और उसे ब्लेंड आउट करो। और आप देख सकते हो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है और आप देख सकते हो मैं कितनी पतली लेयर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ लेस इज़ मोर मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप फाउंडेशन की लेयरिंग जितनी कम रखोगे, जितना हो सके उतना स्किन प्रिपरेशन एंड कलर करेक्टिंग में आप ध्यान दोगे, उतना ही आपका बेस बढ़िया उठ कर आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने पहले हाफ ऑफ फेस पर मैंने अप्लाई किया फाउंडेशन और उसे ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक आ रहा है। मैंने उनको एक भी टोन लाइटर नहीं दिया है, सेम उनकी जो स्किन टोन थी उसी टोन का मैंने फाउंडेशन बनाया। और आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो फ्लैट ब्रश है और जिसका ब्रांड है वेगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर वेगा का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है और मुझे बहुत काफ़ी पसंद है। और मैं हमेशा ये फाउंडेशन इसी तरह से अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है और अब इसे मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितनी पतली लेयर मैंने अप्लाई की है, ताकि क्या है कि क्लाइंट के भी फेस पर उन्हें ज़्यादा हैवीनेस ना लगे। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में मैं भी बहुत भर भर के फाउंडेशन लगा देती थी, वैसे टिक तो जाता था लेकिन वो क्या है ना कि हमारी स्किन पे हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। सो अगर आप अपनी स्किन पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहना चाहते हो, मतलब ज़्यादा टाइम का कोई फंक्शन है, तो आप यही ट्रिक यूज़ कीजिए, कम कम लेयरिंग कीजिए, तो आपको बिल्कुल भी मतलब एकदम कंफर्टेबल लगेगा। तो यहाँ पर इनके ऑलमोस्ट मैंने जो है बेस बना दिया है। जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी और नीड लग रही है वहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया और उसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ध्यान रहे कि अंडर आई में जब भी आप अप्लाई करो तो एकदम आँखों के नज़दीक मत लगा दीजिए, उसे थोड़ा सा गैप दीजिए, वहाँ से फिर उसे ब्लेंड करते करते ऊपर की तरफ चाहिए। तो क्या है ना कि एक बार ही ब्लेंड हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप जितनी नीड होगी ना उतना प्रोडक्ट आपकी
आइज़ के नज़दीक तक पहुंच जाएगा और इतना एरिया कवर कर लेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा जो बेस है वो बन चुका है और आप देख सकते हो कितना इवन फाउंडेशन अप्लाई हुआ है। और इस तरह से फ़ायदा भी क्या होता है कि अगर आपको कभी लगे कि भाई हाँ पतली लेयर अप्लाई तो किया लेकिन मुझे और फुल कवरेज चाहिए, तो आप इसे बिल्डेबल भी कर सकते हो। बाकी ये फाउंडेशन जो है वो फुल कवरेज है, आप एक ही बार में अच्छा खासा कवरेज बना सकते हो। मैंने इनके ईयर्स भी कवर कर लिए हैं, ये आपको भी नहीं भूलना है, अदरवाइज़ आपका पूरा फेस का मेकअप अलग और आपके ईयर्स का कलर जो है वो डिफरेंट दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर अब बारी आती है फेस को बेस को लॉक करने की। उसके लिए पाउडरिंग करना है, लेकिन उसके पहले मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई मुझे आउटर कॉर्नर जो है उसे थोड़ा डार्क करना है। तो बस जो वाइन शेड मैंने यूज़ किया था पहले आउटर कॉर्नर में, बस उसे थोड़ा सा ब्रश में लेकर अच्छे से आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि दोनों साइड जो है वो उसके आउटर कॉर्नर थोड़े से डेप्थ में लगे। और अभी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। और मैंने बेस सेट कर दिया उसके बाद, और शायद मैं उसे उस क्लिप को गलती से मैंने डिलीट कर दिया है, सो सॉरी। लेकिन जो बेस को लॉक करने के लिए मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया था वो था PAC का, जिसका शेड नंबर है 10। यहाँ पर मैं इनको कॉन्टोर दे रही हूँ, बहुत ही हल्का और नेचुरल दे रही हूँ। इन्हें बहुत ज़्यादा शार्प कॉन्टोर नहीं चाहिए था, और इसके लिए मैं पाउडर कॉन्टोर ही प्रीफर करती हूँ। मैं ज़्यादातर क्रीम कॉन्टोर अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इनका कॉन्टोर जो है वो चिक एरिया पे कंप्लीट हो चुका है। बस इनको नोज़ और थोड़ा सा जॉ लाइन करना बाकी है। तो यहाँ पर जॉ लाइन पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको कॉन्टोर देना है। और ये जो कॉन्टोर पैलेट है वो कॉन्टोर पैलेट मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदी थी, लेकिन इसका जो मतलब पिगमेंट है ना वो बहुत ही बढ़िया है, और मैं अपने क्लाइंट्स पे यही कॉन्टोर पैलेट यूज़ करती हूँ। मेरी फेवरेट कॉन्टोर पैलेट है। तो यहाँ पर कॉन्टोर ऑलमोस्ट इनका डन हो चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कि मुझे इसे थोड़ा सा ब्लेंड करने की ज़रूरत है, तो मैं फिर से उसे थोड़ा हल्का हल्का हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं नोज़ कॉन्टोर दे रही हूँ। मैंने जो कॉन्टोर ब्रश है उसे थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है हाथों से, और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर नेचुरली नोज़ कॉन्टोर भी हो चुका है बहुत ही लेस एफर्ट के साथ। तो अब बारी आती है ब्लश की। तो मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पिंक नहीं, बहुत पीच नहीं, नॉर्मल दोनों शेड को मिलाकर एक कस्टमाइज शेड दे रही हूँ। और आप देख सकते हो मैं अप्लाई करने के साथ साथ ब्लेंड भी करते जा रही हूँ, ताकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आए। बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं लगे कि भाई थोप दिया है, बहुत ज़्यादा लाल लाल कर दिया है, वैसा ना लगे, मतलब नेचुरल ब्लश लगे। और ये जो ब्लश पैलेट है वो आई मैजिक की ब्लश पैलेट है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड रिज़ल्ट इसका बहुत ही बढ़िया है। हाँ, लेकिन इसकी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ये ब्लश जो है वो थोड़े टाइम बाद ना थोड़ा मतलब इनविजिबल होने लग जाता है। तो पहले ही थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगा दिया करो, ताकि वो थोड़ा सा अगर इनविजिबल होने भी लगे तो जितना आपको मतलब चाहिए इंटेंसिटी उतनी तो एटलीस्ट रह ही जाए। तो यहाँ पर मैं इनकी लाइनर जो है वो थोड़ी सी करेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज पाउडरिंग वगैरह हुई थी तो वो थोड़ी सी लाइट हो गई थी। तो मैं एक स्ट्रोक लगाकर उसे अच्छे से टचअप दे रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे लाइनर का भी टचअप डन हो चुका है, ब्लश भी लग चुका है। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है आईब्रोज। तो आईब्रो के लिए मैं यूज़ करूँगी PAC का डीप ब्राउ पॉमेड इन द शेड 02। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप चाहे
मतलब आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए पाउडर पैलेट यूज़ करो, मतलब जो पाउडर की ब्राउ पैलेट होती है वो यूज़ करो, या फिर ऐसे इस तरह के पोमेड यूज़ करो। बस ध्यान इतना रखना है कि कभी भी आपको ब्लैक शेड नहीं यूज़ करना है, आपको डार्क ब्राउन, थोड़ा मतलब एकदम ब्राउन साइड भी नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लैक साइड भी नहीं, दोनों के बीच का एक शेड यूज़ करना है, ताकि आपकी जो आईब्रोज़ को आप फिल करो या ड्रॉ करो तो एकदम नेचुरल लुक दे, ना कि फेक लुक दे। तो यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है ज़्यादा, बस इनके आईब्रोज़ को मतलब थोड़ी सी आउटलाइन दे दी, फिल कर दिया और बस कोम कर लिया है। और आप देख सकते हो दोनों आईब्रोज़ में फ़र्क देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है ना आईब्रोज़ का। तो सेम प्रोसेस में दूसरी आईब्रो की तरफ करके मैं आईब्रो को भी डन कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो आईब्रोज़ है वो डन हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है, थोड़ा सा मुझे नीड लग रहा था कि भाई मुझे थोड़ी सी ब्राउ बोन जो है वो हाईलाइट करनी है, तो यहाँ पर मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। आप कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। आप चाहो तो ब्रॉन्ज़ कलर में, ब्रॉन्ज़ टोन में भी ले सकते हो, सिल्वर टोन में भी ले सकते हो, आपको कोई भी टोन आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने फॉरएवर 52 का जो हाइलाइटर है 003 वो यूज़ किया हुआ है, और वही सेम शेड जो है वो मैं इनको हाइलाइटिंग करने के लिए भी यूज़ करूँगी। ये मेरा ऑल इन वन फेवरेट हाइलाइटर है और ये सारी स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। अगर आप अलग अलग यूज़ नहीं करना चाहते हो हाइलाइटर, तो आप ये एक शेड रख सकते हो। ये तीनों ही स्किन टोन यानी कि फेयर, मीडियम एंड डीप, तीनों ही स्किन के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर ब्राउ बोन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं, और मेरा आई मेकअप जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जो टचअप वचअप देना था वो भी मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। बस थोड़ा बहुत मुझे काजल और उसे थोड़ा सा अंडर आई में स्मज लुक देना बाकी है। तो यहाँ पर मैं अंडर आई में डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे स्मजर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ वाटर लाइन के नीचे। नॉर्मली सब क्या करते हैं कि पहले काजल अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद काजल के साथ जो आई शेडो होता है उसे ब्लेंड करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, बिकॉज़ उसकी वजह से कभी कभी काजल की इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो मैं यहाँ पर पहले स्मजर ब्रश की मदद से स्मजिंग लुक दे रही हूँ, उसके बाद मैं काजल अप्लाई करूँगी। बहुत ही ध्यान से आपको स्मजिंग करनी है ताकि इनकी आइज़ भी थोड़ी बड़ी लगे। इनकी आइज़ वैसे बहुत छोटी है, तो थोड़ी उनकी आइज़ बड़ी भी लगेगी, और स्मोकी लुक तो इवनिंग में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने दोनों आइज़ में स्मोक इफ़ेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद बारी आएगी हमारी काजल की। तो काजल मैं आज यूज़ करने वाली हूँ फॉरएवर 52 की काजल पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया काजल पेंसिल है, और बहुत ही एक ही स्ट्रोक में मतलब बढ़िया लग जाता है। यहाँ पर लाइट चली गई, जब काजल अप्लाई करना था तभी लाइट चली गई, आप देख सकते हो। और ऐसा काफ़ी वीडियोज़ में हुआ है, बिकॉज़ हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ पार्ट जो है वो शूट नहीं कर पाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अंधेरे में फ्लैश लाइट चालू की थी, और थोड़ा मतलब मूड ख़राब हो गया था लाइट की वजह से। लेकिन उसके बाद लाइट आ जाने के बाद मैंने तुरंत फिर से शूट चालू किया, और मैं यहाँ पर इनको काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो, और अगर इससे भी छोटी आइज़ है तो आप बेज कलर का काजल यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ब्लैक कलर का ही काजल यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इवनली दोनों आइज़ में काजल जो है वो अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर काजल के साथ ऑलमोस्ट हमारा जो आई लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। बस हमें क्या है ना कि बस आई लैशेस अप्लाई करना बाकी है, और हमारी लिपस्टिक बाकी है। मैंने लाइट गई थी तब फेस हाइलाइटिंग इनका कर दिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ लाइट चली गई थी इस वजह से। सो मैंने इनको पहले लिप बाम अप्लाई कर दिया था, बिकॉज़ इनके होंठ बहुत ड्राई थे, तो मैंने थोड़ा उनको डैप करवा दिया, और लैशेस और लिपस्टिक लगाकर थोड़ा ग्लॉस लगा दिया, और ज्वेलरी पहना दी इन्हें,
और यहाँ पर फिक्सर के साथ इनका मेकअप लुक होता है डन। साइड में इनकी जो हेयर स्टाइल है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और ये है इनका फाइनल लुक। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।